यूएस ईरान वॉर के बाद स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस ने लगभग 4 साल में अपनी सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस नए हाईज पे जा रहे हैं, कुकिंग गैस की शॉर्टेज है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ऐसे फैक्टर्स की वजह से अनसर्टेनिटी कभी खत्म ना होने वाली जैसी लगती है। नेचुरली मार्केट्स भी ऐसी कंडीशंस पे रिएक्ट करते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2020 के बाद स्टार्ट की है, तो ऐसे सिचुएशंस आपको नए और अनफेमिलियर लग सकते हैं। ये फियर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी ला सकता है, मैं अभी इक्विटी से एग्जिट कर लेता हूँ, अपने लॉसेस कट कर लेता हूँ और जब सब स्टेबल हो जाएगा तब वापस एंट्री ले लूंगा। गब्बर सिंह का फेमस डायलॉग याद रखिए, जो डर गया समझो वो मर गया। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से पैनिक में हो तो इट्स ओके, ज्यादा लोग ऐसे ही फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट्स कभी रिकवर नहीं होंगे और यही एंड है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। स्टॉक मार्केट्स के हर बड़े क्रैश के टाइम पर बहुत से इन्वेस्टर्स ने शायद ऐसा ही फील किया होगा और उसके बाद मार्केट्स हमेशा वापस बाउंस बैक भी करते आए हैं। लेकिन पास्ट में काफी इन्वेस्टर्स रिकवरी रैली मिस कर चुके हैं। ये हमारी तरफ से एक एफर्ट है ताकि आप उन पास्ट मिस्टेक से सीख सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रॉड मार्केट इंडिसेस जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ने बड़े क्रैशेस के बाद कैसे बाउंस बैक किया है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट ऐसे इनसाइट्स आपसे कभी मिस ना हो। चलिए सबसे पहले कुछ सालों पर नजर डालते हैं जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ईयर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये क्राइसिस यूएस के सब प्राइम मॉर्गेज कोलैप्स से शुरू हुआ था, लेकिन इंडिया पर इसका इम्पैक्ट कंटेजन इफेक्ट के थ्रू आया, जहां फॉरेन कैपिटल बाहर निकल गया और ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी अचानक गिर गया। बीएसई सेंसेक्स ने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एक मैसिव क्रैश देखा, जो 2008 में 21,000 पॉइंट से गिरकर अक्टूबर 2008 तक 8,000 पॉइंट्स के नीचे आ गया, मतलब लगभग 60% से ज्यादा की गिरावट। साल 2011 इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने भी एक सिग्निफिकेंट क्रैश देखा और उस टाइम ये दुनिया के वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर स्टॉक मार्केट्स में से एक बन गया था। ये परफॉर्मेंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे खराब थी। 2011 में इंडिया को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना, लगातार बढ़ती महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट में तेज इंक्रीमेंट, आरबीआई के अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स, इंडियन रुपये की गिरावट, यूरोजोन डेट क्राइसिस और यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड। 2011 के लास्ट क्लोजिंग बेल तक सेंसेक्स ने साल का एंड 5,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ किया, यानी कि लगभग 25% का लॉस, जो उसकी हिस्ट्री का सेकंड वर्स्ट एनुअल परफॉर्मेंस था। 2020 का इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश मेनली ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ था। सबसे ड्रामेटिक मोमेंट 23 मार्च 2020 को आया, जब सेंसेक्स एक ही दिन में 13.15% यानी कि 3,935 पॉइंट्स गिर गया था। ये उस टाइम तक का सबसे बड़ा वन डे फॉल था, जिसके चलते 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट भी लगाना पड़ा। जैसे जैसे वायरस स्प्रेड हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च के एंड में नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग रुक गई क्योंकि ग्लोबल और डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स टूट गई थी, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑटो, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पे पड़ा। नाउ चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद अगले साल मार्केट्स ने कैसे रिबाउंड किया। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 100 को, जो लार्ज कैप्स का बेंचमार्क है और ये 2008 में कितना गिरा। 1 जनवरी 2008 को निफ्टी 100 लगभग 6,064 पॉइंट्स पे था और 31 दिसंबर 2008 तक गिरकर 2,801 पॉइंट्स पर आ गया, यानी कि 2008 में निफ्टी 100 लगभग 54% गिर गया। अब देखते हैं कि क्रैश के बाद यानी कि 2009 और 10 में क्या हुआ। 1 जनवरी 2009 को निफ्टी 100 2,871 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2009 तक बढ़कर 5,118 पॉइंट्स हो गया, यानी कि सिर्फ 2009 में लगभग 78% का जंप। और अगर 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक देखें तो निफ्टी 100 2,871 से बढ़कर 6,034 पॉइंट्स हो गया। इस पीरियड में लगभग 45% CAGR के रिटर्न्स मिले। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की, जो मिड कैप्स का बेंचमार्क है।
1 जनवरी 2008 को ये 3221 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2008 तक गिरकर 1091 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 66% की गिरावट। फिर रिकवरी देखिए, 1 जनवरी 2009 को 1119 पॉइंट से बढ़कर 31 दिसंबर 2009 तक 2298 पॉइंट्स हो गया, यानी कि 2009 में ही लगभग 105% का रिटर्न। और 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक ये 2723 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इसी पीरियड में लगभग 56% CAGR रिटर्न्स मिले। अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो स्मॉल कैप्स का बेंचमार्क है। 1 जनवरी 2008 को ये 4004 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2008 तक गिरकर 1214 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 70% का क्रैश। लेकिन रिकवरी और भी स्ट्रॉन्ग थी। 1 जनवरी 2009 को 1248 पॉइंट्स से बढ़कर 31 दिसंबर 2009 तक 2598 पॉइंट्स हो गया, यानी कि 2009 में ही लगभग 108% का जंप। और 2010 के एंड तक ये 3020 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 56% के CAGR रिटर्न्स मिले। अब लास्टली देखते हैं निफ्टी 500, जो टॉप 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को दिखाता है। 1 जनवरी 2008 को ये 5384 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2008 तक गिरकर 2295 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 57% का फॉल। फिर 2009 में ये 2361 से बढ़कर 4329 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 83% का रिटर्न सिर्फ एक ही साल में। और 2010 के एंड तक ये 4940 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 45% के CAGR रिटर्न्स मिले। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 100 को, जो लार्ज कैप्स का बेंचमार्क है, और ये 2011 में कितना गिरा। 1 जनवरी 2011 को निफ्टी 100 लगभग 6056 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2011 तक गिरकर 4477 पॉइंट्स पे आ गया, यानी कि 2011 में निफ्टी 100 लगभग 26.1% गिर गया। अब देखते हैं क्रैश के बाद, यानी कि 2012 और 13 में क्या हुआ। 1 जनवरी 2012 निफ्टी 100 4486 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2012 तक बढ़कर 5848 पॉइंट्स हो गया, यानी कि 2012 में लगभग 30.4% के रिटर्न्स। अब 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक देखें तो ये 6225 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 17.81% के CAGR रिटर्न्स मिले। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की। 1 जनवरी 2011 को ये 2748 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2011 तक गिरकर 1849 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 33% की गिरावट। फिर रिकवरी देखिए, 1 जनवरी 2012 को 1843 पॉइंट्स से बढ़कर 31 दिसंबर 2012 तक 2668 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 45% का रिटर्न 2012 में। और 2013 के एंड तक ये 2588 पॉइंट्स पर रहा। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 18.5% CAGR रिटर्न्स मिले। अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। 1 जनवरी 2011 को ये 3054 पॉइंट्स पे था और 31 दिसंबर 2011 तक गिरकर 1932 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 37% का क्रैश। रिकवरी में 1 जनवरी 2012 को 1936 पॉइंट्स से बढ़कर 31 दिसंबर 2012 तक 2670 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 38% का रिटर्न 2012 में। और 2013 के एंड तक ये 2453 पॉइंट्स पर रहा। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 13% के CAGR रिटर्न्स मिले। अब लास्टली देखते हैं निफ्टी 500। 1 जनवरी 2011 को ये 4967 पॉइंट्स पे था और 31 दिसंबर 2011 तक गिरकर 3598 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 28% की गिरावट। फिर 2012 में ये 3603 से बढ़कर 4743 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 32% का रिटर्न। और 2013 के एंड तक ये 4915 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 17% के CAGR रिटर्न्स मिले। नाउ चलिए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग साल 2020, जब पैंडेमिक ने ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दिया। 23 मार्च 2020 को निफ्टी 50 ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा 1 डे फॉल देखा। अब देखते हैं निफ्टी 100 ने 2020 में कितना क्रैश किया। 1 जनवरी 2020 को निफ्टी 100 लगभग 12,279 पॉइंट्स पे था और 23 मार्च 2020 तक गिरकर 7,719 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 37% का क्रैश।
अब रिकवरी देखिए, 24 मार्च 2020 को ये 7,897 पॉइंट्स पर था और 31 दिसंबर 2020 तक बढ़कर 14,090 पॉइंट्स हो गया, यानी कि सिर्फ कुछ महीनों में ही लगभग 78% का रिटर्न। और अगर 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक देखें तो ये 17,429 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 49% CAGR रिटर्न्स मिले। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की। 1 जनवरी 2020 को ये 6,343 पॉइंट्स पर था और 23 मार्च 2020 तक गिरकर 4,166 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 34% की गिरावट। फिर रिकवरी में 24 मार्च 2020 को 4,209 पॉइंट से बढ़कर 31 दिसंबर 2020 तक 7,863 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 87% का रिटर्न। और 24 मार्च 2022 तक ये 10,966 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 61% CAGR रिटर्न्स। अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। 1 जनवरी 2020 को ये 4,892 पॉइंट्स पर था और 23 मार्च 2020 तक गिरकर 2,996 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 39% का क्रैश। रिकवरी और भी स्ट्रॉन्ग थी। 24 मार्च 2020 को 2,967 पॉइंट से बढ़कर 31 दिसंबर 2020 तक 6,076 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 105% का रिटर्न। और 24 मार्च 2022 तक ये 9,348 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 78% CAGR रिटर्न्स मिले। अब लास्टली देखते हैं निफ्टी 500। 1 जनवरी 2020 को ये 9,888 पॉइंट्स पे था और 23 मार्च 2020 तक गिरकर 6,243 पॉइंट्स हो गया, यानी कि लगभग 37% का फॉल। फिर 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक ये 11,518 पॉइंट्स तक बढ़ गया, यानी कि लगभग 81% का रिटर्न। और 24 मार्च 2022 तक ये 14,699 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस 2 साल के पीरियड में लगभग 52% CAGR रिटर्न्स मिले। अब हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 3 मेजर मार्केट करेक्शंस में से 2 केसेस में, यानी कि 2008 और 11 में गिरावट काफी स्टीप थी, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इस रिबाउंड के बाद भी निफ्टी 100 मिड कैप या स्मॉल कैप जैसे इंडिसेस तुरंत अपने प्रीवियस पीक्स पर वापस नहीं आए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मार्केट हाई पर लमसम इन्वेस्टमेंट की होती और सिर्फ रिकवरी का वेट किया होता तो लगभग 2 साल के रोलर कोस्टर राइड के बाद भी आपका पोर्टफोलियो या तो लॉस में होता या फिर बस अराउंड कॉस्ट पर होता। एज एन इन्वेस्टर आप बेनिफिट ले सकते थे अगर आपने अपने SIPs कंटिन्यूड रखे होते और मार्केट करेक्शंस के दौरान स्टैगर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट्स किए होते। हर डिप में इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर पाते। ऐसे सिनेरियो में आपका पोर्टफोलियो मार्केट की इवेंचुअल रिकवरी का फायदा उठाने के लिए बेटर पोजीशन में होता है। US ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स में काफी हैवी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से काफी इन्वेस्टर्स पैनिक में इक्विटी मार्केट से निकल रहे हैं या अपनी SIP स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कोविड पैंडेमिक या किसी भी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान ये क्लैरिटी नहीं होती कि सिचुएशन कब इंप्रूव होगी या मार्केट्स कब रिकवर करेंगे। बैरन रॉथस्चाइल्ड का एक फेमस कोट है, द टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स even if the blood is your own। पास्ट मार्केट करेक्शंस और रिकवरीज को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि क्या उन सिचुएशंस में हमारे एक्शन सच में ये दिखाते हैं कि हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना और मार्केट गिरने के बावजूद SIPs कंटिन्यूड रखना और स्टैगर्ड लम्प सम एक स्मार्ट मूव हो सकता है ताकि आप वेल्थ बिल्ड कर सकें और अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। वरना ये सिर्फ एक और कहानी बनकर रह जाती है, एक और मार्केट क्रैश और एक और ग्रुप इन्वेस्टर्स का जो पैसे लूज कर देते हैं और वही बिलीव फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इक्विटी मार्केट्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत रिस्की हैं। ये वही मोमेंट होता है जो सच में मैटर करता है। मार्केट नहीं बल्कि आपके डिसीजंस आपके आउटकम्स डिफाइन करते हैं। तो खुद से पूछिए आप कैसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स टू। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.